गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछला क्लास अर्थ मूवमेंट भू संचलन हुआ था। उसमें आकस्मिक भू संचलन में बताया गया था कि भूकंप, वोल्केनोज और अर्थक्वेक का अलग अलग वीडियो बनाया कि लंबा वीडियो होने के कारण इसको अलग अलग करना पड़ रहा है। तो भूकंप के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति पैदा हो तीव्र गति से कंपन पैदा होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। वहीं एन स्लर अपने शब्दों में डिफाइन किया है कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलापन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। तो भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। जहाँ पर सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, इपी सेंटर कहते हैं। तो यहाँ फोकस और इपी सेंटर पर फोकस करना होगा। फोकस यानी भूकंप मूल और इपी सेंटर में भूकंप केंद्र। जहाँ भूकंप का आविर्भाव होता है, उत्पन्न होता है, भूकंप मूल। जहाँ लहरों का अनुभव होता है, भूकंप केंद्र। तो भूकंपीय लहरों का अंकन करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो वर्तमान समय में भूकंप के मापन हेतु रिएक्टर स्केल का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह एक लोगरिथमिक स्केल होता है जिसमें 1 से 9 तक की संख्या होती है। इसके अंदर प्रत्येक आगे की संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। भूकंप का मूल कारण पृथ्वी की संतुलित अवस्था में अव्यवस्था का होना है। निम्न कारण इस अवस्था को उत्पन्न करके भूकंप का आमंत्रित करते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के प्रमुख कारणों में से एक है तथा ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के दूसरे का अभिन्न अंग माना जाता है। जैसे सिसिली द्वीप में भूमध्य सागर में माउंट एटना ये पर्वत हुआ तो उत्पत्ति हुई थी। तो उस समय विशाल भयंकर भूकंप आया था। उसी तरह क्राकटुआ द्वीप यानी सुंडा जडमरंद जॉ और सुंडा के बीच में है, वहां भी भयंकर ज्वालामुखी हुआ था। इस तरह फॉल्टिंग के माध्यम से कहते हैं भूपटल भ्रंश, भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटल भ्रंश का फलन होता है। से अर्थ मूवमेंट में हम बताए थे फॉल्ट और फोल्डिंग के द्वारा कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है भ्रंश घाटी का। उस तरह इसी में भी रिफ्ट घाटी का निर्माण, हॉर्स पर्वत का निर्माण, नवीन मुर्दार पर्वत हिमालय का निर्माण, रॉकी का एंडीज का निर्माण, ये सब हुआ। तो उसमें भूकंप का झटका आया था। प्लेट परिवर्तन के तहत भी इसको समझा जा सकता है। तो भू संतुलन अवस्था में जल कभी भी इस संतुलन में क्षणिक अथवा दीर्घकालिक अवस्था उत्पन्न होने पर भूकंप का अनुभव होता है। तो इस तरह भूकंप का जलीय भार द्वारा भी देखते हैं। जल भार 11 दिसंबर 1967 के भारत के कोयना भूकंप में हुआ था। तो कोयना बांध तथा जल भंडार द्वारा अवरोध उत्पन्न हुआ था। वहाँ भी अव्यवस्था फैली थी भूपटल पर। तो भूपटल में सिकुड़ने होने से भी पृथ्वी के तापमान विकिरण की क्रिया फसलों निरंतर ह्रास हो रहा है, वहाँ भी भूकंप का झटका अनुभव होता है। गैस का फैलाव जहाँ होता है भूपटल के नीचे, जब किसी कारण जल पहुंच जाता है, वो अधिक ताप के कारण जलवाष्प अथवा गैस में बदल जाता है, तो अचानक संकुचित गैस में प्रसार या फैलाव होने लगता है, तो पृथ्वी में कंपन होने लगता है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा अधिकांश भूकंपीय घटनाएं विभिन्न प्लेट किनारों, रचनात्मक हो, विनाशी हो, ये घटित होता है। तो भूकंप को वर्गीकृत करते हैं। तो भूकंप को वर्गीकृत करते हैं। भूकंप ये प्राकृतिक जनित हो गया, प्राकृतिक जनित यानी नेचुरल
नेचुरल हो गया, एगो अप्राकृतिक हो गया, मानवीय हो गया। अप्राकृतिक या मानवीय कारण से, जैसे अमानवीय कारण से हो गया, सागर में परीक्षण होता है, मरुस्थल में परीक्षण होता है, परीक्षण के द्वारा हो गया, स्थल में परीक्षण होता है, इसके द्वारा भी भूकंप भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप होता है, हलचलें होती है। उसी तरह नेचुरल में देखा जाए, प्राकृतिक में देखा जाए, तो प्राकृतिक में भी आपको स्थलीय और सागरीय लेते हैं, स्थलीय और सागरीय लेते हैं। तो सागरीय को भी, सागरीय में जैसे सुनामी आप लोग देखे थे, सुनामी आता है सागरीय में। और स्थलीय में तो आपको फॉल्ट और फोल्डिंग के द्वारा आपको दर्शाया गया है। तो स्थलीय में आपको फॉल्टिंग होता है, और उसके बाद से फॉल्टिंग के द्वारा इसको विस्तृत किया गया है। तो इस तरह भूकंप का वर्गीकरण किया गया है। तो भूकंप भूपटल की एक घटना है, इसका वितरण अधिक विस्तृत है। संसार के अधिकतर भूकंप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर नवीन बलित पर्वत पाए गए हैं, जहां पर महाद्वीपीय मंग ढाल काफ़ी खड़े और तीव्र ढाल होते हैं, ज्वालामुखीय क्षेत्र होते हैं जहां पर दरार अथवा भूपटल भ्रंश की क्रिया होती है। तो इस तरह वहाँ वो क्षेत्र भूकंपीय होता है। भारत में भी इसको बताएंगे। अब भूकंपीय लहर देखते हैं तो प्राथमिक होता है, यानी प्राथमिक या प्रधान लहर, अनुप्रस्थ लहर और धरातीय लहर। प्राथमिक लहर ध्वनि तरंग के समान होता है, दबाव वाली लहर होता है। प्राथमिक को प्रधान लहरें भी कहते हैं। वही अनुप्रस्थ तरंग को आड़ी लहर या जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होता है। विध्वंसक लहर होता है, द्वितीयक गौण लहर भी कहते हैं। धरातलीय एल वेव होता है जो भ्रमण पथ, पृथ्वी के धरातलीय पथ पर होता है। तो इस तरह हम देखते हैं क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। उसी तरह प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, एल वेव हो गया। तो इस तरह लहरें चलती है। प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीयक और एल वेव तीनों लहरें अपना भूपटल क्रस्ट पर प्रभावित करती है। और इसको और विस्तृत रूप से जानते हैं पृथ्वी पृथ्वी के माध्यम से, प्लेटों के कहाँ कहाँ विखंडन, कहाँ कहाँ अलगाव और बिलगाव से ये कैसे उत्पन्न होती है। तो इस तरह इसको भारत पर देखते हैं। भारत के कुछ बताते हैं। जोन वन में तीव्रता इसका 4 होती है, तीव्रता 4 होती है। और हल्का और कमजोर होता है, भूकंप कमजोर होता है। वहीं जोन सेकेंड में तीव्रता इसकी होती है, तीव्रता 5 होती है। ये तेज प्रबल होता है, तेज होता है, प्रबल होता है, हानिकारक होता है। जोन 3 में आपको लगभग विध्वंसकारी होता है, विध्वंसकारी होता है। जोन 5 में तीव्रता इसकी होती है, तीव्रता काफी अधिक महाविनाशकारी होता है, महाविनाशकारी होता है, भयंकर विध्वंसकारी होता है। तो भारत को देखते हैं जोन 1 में, तो आपको 46% हिस्सा आता है। केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार। उसी तरह जोन 2 में आपको जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ बिहार, यूपी, जौनपुर में भी जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार ये आते हैं। मैप के द्वारा इसको दर्शाते हैं। तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार ये जौनपुर में आता है। तीव्रता बहुत अधिक होती है, विध्वंसकारी होता है। दिल्ली में बार बार भूकंप आता है, 2-3-4 दिन पर अंतराल में आते रहता है। उत्तरी बिहार भी बहुत प्रभावित है। तो मैप के द्वारा ये दर्शाया गया। तो भूकंप का प्रभाव देखा गया। तो विनाशकारी प्रभाव में रचनात्मक वस्तु की क्षति होती है, जैसे पुल टूटना, भवन गिरना, सड़क बनाना, सड़क का फटना। उसी तरह नगरों का नष्ट हो जाना, आग का लगना, दरार का निर्माण, भूस्खलन, स्थल भाग में उभार, बाढ़ का प्रकोप, जल तरंगों का आविर्भाव। उसी तरह भूकंप से लाभकारी भी प्रभाव होते हैं, जैसे झीलों का निर्माण, नवीन स्थल खंड का निर्माण, चट्टानों का विघटन और वियोजन से मिट्टी की रचना, जल स्रोतों का उद्भव, जैसे हॉट स्प्रिंग, वाटर स्प्रिंग, सागर तलीय भागों में प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण, धरातल पर लावा से काली मिट्टी की संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी। तो भूकंप का विनाशकारी और लाभकारी प्रभाव आप लोग देखें। उसी तरह सुनामी देखें। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सागर तली में अचानक परिवर्तन तथा अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी का लहरों का आविर्भाव होता है। यदि सागर तली में अवतलन होता है तो बृहत गर्त का निर्माण होता है। सागर तली में ऊपर की ओर उभार होता है तो वहाँ पर जल चारों तरफ तीव्रता से प्रभावित होता है। थैंक यू।